सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं कृति उपाध्याय साहिबा जो कि रिसर्चर हैं और यहाँ पे एक बड़ी मानी जानी जाती हैं अमेरिका की वॉशिंगटन की जो डीसी की जो थिंक टैंक कम्युनिटी में है उसमें बड़ा नाम है इनका। कृति साहिबा सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कमर जी, फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। कृति जी, हम आपसे समझना आज चाहते हैं बेसिकली कि रिसेंटली 2+2 पे तो हमने बात की थी और अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो भी इंडिया आए थे और 48 घंटे उन्होंने वहाँ पे गुज़ारे और नरेंद्र मोदी जी को वो अपना ख़ास दोस्त हिंदी में कह के गए थे, मतलब ही सेड जी। मी इज़ माय ख़ास दोस्त। तो मैं अगर आपको एक जनरल ओवरव्यू पहले लेना चाहूँ, दैट हाउ डू यू फाइंड कि ये जो इंडिया और इंग्लैंड का जो 10 ईयर पार्टनरशिप है जिसको 2030 पार्टनरशिप का ये जगह जा रही है, फिर 2047 की बात हो रही है। तो आप कैसे देखती हैं इन दोनों की ये जो पार्टनरशिप जो है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप ट्रेड डील्स को, ट्रेड इश्यूज़ को बड़े अच्छे से देखती हैं और आपको पता है कि इंडिया की इस वक़्त इकोनॉमिक कंडीशन और ग्रोथ को बड़े अच्छे से फ़ॉलो कर रही हैं। तो काइंडली ज़रा हमें ये बताएँ और ख़ास तौर पे जब बोरिस जॉनसन साहब गुजरात गए तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा जो मिले वगैरह लोगों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, तो ज़रा हमें ओवरऑल जनरल एक पिक्चर दें कि आप बोरिस जॉनसन के विज़िट को कैसे देखते हैं? फिर मैं आगे आपको मज़ीद क्वेश्चन करता हूँ। जी। जी, बिल्कुल। तो मैं जो 2030 विज़न है वो है ट्रेड से लिंक्ड, और जिसने ये कहा है कि टू 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है यूके और इंडिया का, वो डबल करने का उन लोगों ने प्रण लिया है। दूसरी बात, जो 2047 विज़न है वो डिफेंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है। और यदि हम देखें इस अभी के विज़िट पे, तो जैसा कि आप अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट में, उसमें यही 2, वैसे तो कई इश्यूज़ पे बात की गई है, चाहे वो हेल्थ हो, पीपल टू पीपल टाइज़ हों, लेकिन जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे लगीं, वो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट था कि अ, दिवाली तक, अक्टूबर तक ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो एक लगातार एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले साल से, जब जब इन लोगों ने एक एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की, और फिर तभी ये 2030 विजन आया ट्रेड को डबल करने का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए भी, क्योंकि आप देखेंगे 2019 में से के दौरान इंडिया का एक रिलक्टेंस था ट्रेड डील्स पर, और अभी अचानक से यूएई से जब बात यूएई की जब एफटीए साइन हुआ, तब से एक फिर से एक मोमेंटम आ गया है इंडिया के अपने एफटीए डील्स में, और उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर विजिट में ये सबसे क्रूशल था कि इन लोगों ने एक जो लगातार सिलसिले से चल रहा है, पहले ईटीपी हुआ, फिर अब एफटीए, और फिर होपफुली एक जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप की तरह ये लोग जा रहे हैं। दूसरी बात, जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो मुझे लगी, अ, 2 डेवलपमेंट्स, लेकिन वो रिलेटेड हैं। एक तो जो वर्किंग ग्रुप है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी का, आप समझे कि यूके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का। उनसे बेहतर कोई इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन नहीं करता, और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को आपको दोनों ही इंडस्ट्रियल और मिलिट्री दोनों में ही आपकी एप्लीकेशंस है, चाहे आप फाइटर जेट्स की बात करें, सबकी बात करें। तो वो उसका वर्किंग ग्रुप के तहत वो लोग को डेवलपमेंट और ये सब करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यूके ने अपना सबसे पहला इंडो पैसिफिक में, जिसे हम कहते हैं ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो इंडिया के लिए इशू किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है बहुत ही सिंपल तरीके से ये है कि अब जो जैसे आपकी डिफेंस ट्रांसफर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट होते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं लगेंगे। अगर आपको एक ओगेल आपने कर दिया इशू, तो आप 1-2 साल तक, टिपिकली 2 साल तक होता है, आप 2 साल तक एक कंपनी के साथ या एक सेक्टर में लगातार आप ट्रेड फ्लो कर सकते हैं, बिना हर चीज़ के लिए अप्रूवल ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें लेते बिना। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें, और जो को डेवलपमेंट की जो बात है, और उनने मतलब
एकदम 2 चीज़ें तो मेंशन भी की, चाहे वो जेट इंजन कोर टेक्नोलॉजी हो या फाइटर जेट्स हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे, इंडिया हमेशा ये चाहता है कि वो को-डेवलपमेंट करे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवेज़ थे मेरे लिए। हुँ। अच्छा, जो मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है इंडिया का, उसमें यूके किस तरह एंगेज या पार्टनर बन रहा है? क्योंकि सुनने में ये आया है कि जो बोरिस जॉनसन है, वो कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया में इंडिया की हेल्प करेंगे। सो आप क्या और उसको इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएँगे। सो आप कैसे समझते हैं कि ये जो है, ये कैसे कर सकता है इंग्लैंड? ऐसा क्या है जो इंग्लैंड इंडिया को इस सेंस में दे रहा है? तो जैसा आप जानते हैं इंग्लैंड का बहुत स्पेशलाइज़ेशन है मशीनरी में, इंडस्ट्रियल मशीनरी, बाकी मशीनरी में आप जैसे देखेंगे जब वो फैक्ट्री में भी गए थे जेसीबी की फैक्ट्री, तो जेसीबी एक ब्रिटिश कंपनी है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब हमें लगता है कि हर चीज़ इंडिया में बहुत ही इनवर्ड लुकिंग, लेकिन ये चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, इसका जो इसमें एक इंटरनेशनल एंगल बिल्कुल है। आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसमें कई इनपुट्स लगते हैं। कई और जहाँ आप अगर कोई टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई इनपुट्स लगते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी होते हैं या जिसमें जैसे क्रिटिकल मिनरल्स लगते हों या तमाम ऐसी चीज़ें। तो उन सब में जो है इंडिया काफ़ी हद तक जो है वो कुछ एक्सपोर्ट्स पे निर्भर रखता है। तो वो एक एक तरीके से वैसे आप कर सकते हैं सपोर्ट, दूसरे तरीके से आप मेक इन इंडिया सपोर्ट कर सकते हैं या वो वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत, इससे कि आप जो हैं जो भी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं वो फिर एक्सपोर्ट हों। और जब आप एफटीएस की बात करें तो ज़्यादातर वो यही उनका रहता है एम कि आप जो ये सारे एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस इश्यूज हैं, ताकि आप दोनों को अपने मार्केट की ज़्यादा एक्सेस मिले। दूसरा, टैरिफ्स बहुत कम कर देता है। तो जैसे आप देखेंगे यूएई के एफटीए में जो अभी हुआ, 90% तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैरिफ्स अब ज़ीरो हो चुके हैं, जिससे कि और ये दोनों ही कंट्रीज़ को हेल्प करता है। तो अगर आपके इनपुट्स के कॉस्ट रिड्यूस हो गए, तो आपको मेक इन इंडिया में हेल्प मिलेगी, या फिर आपको अगर मार्केट एक्सेस इंक्रीज़ हो गया, तब आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, ये बताइएगा कृति साहिबा कि डिफेंस सेक्टर में आप कैसे देखती हैं इंडिया, क्योंकि कुछ तो ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़ेज़ होंगी और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसका एक पिलर है बेसिकली डिफेंस जो है। तो आप कैसे देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में दोनों ममालिक क्या जो, क्योंकि इस वक़्त देखने में तो ये आ रहा है कि इंडिया की बड़ी डिफेंस सेक्टर में नीड्स हैं। पूरी दुनिया से असला खरीदने इंडिया जा रहा है और खरीद रहा है, और बहुत सारा पैसा जो इंडिजिनाइजेशन में रखा है। तो इसमें इंडिया यूके की डिफेंस पार्टनरशिप को आप कैसे देखती हैं? और ये क्या जो है ये क्या इस इंडिया को जो है वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर हो या स्पेस के मामलात हों, इनमें को इंडिया को किसी किस्म की कोई जो है वो ऑटोनॉमी मिल सकेगी? क्योंकि असल में तो जो लैंड, एयर एंड सी है उसकी ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन ये साइबर में, आर्टिफिशियल में, स्पेस में जाना, हाउ कम दैट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया एंड इसमें यूके हाउ कैन इट हेल्प, और इसमें काफ़ी बात हुई है। तो मेरे ख़्याल में उतने चैलेंज की बात नहीं, बात ये है कि आप जॉइंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ इन सब मुद्दों पर कोलैबोरेट करें। तो जैसे कि आप देख लें, कई लोगों ने लिखा है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितने कम पैसे में वो लोग कितना सब कुछ कर लेते हैं, और स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो और इंडिया वो लीडरशिप आपने देखा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है। उस हिसाब से स्पेस या एआई में जहाँ पे, या साइबर सिक्योरिटी में, जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम्स जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेट नहीं हुए, वहाँ पे बहुत जगह है इंडिया अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ आके रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करे कि जैसे आप स्पेस प्रोटोकॉल्स देखेंगे अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं कई हद तक। नई स्पेस प्रोटोकॉल्स लाना, अपने दोस्तों के साथ मिल के लाना, एआई साइबर सिक्योरिटी में नॉर्म्स लाना, क्या एस्केलेशन होता है, क्या एस्केलेशन नहीं होता, ये सब चीज़ें तो मतलब कहीं भी एक काम चल रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल
नॉर्म्स जो हैं वो उतने इमर्ज नहीं हो पाए, तो वो एक मुद्दे की बात हो गई। जहाँ तक, और ये सब चीज़ें डिफेंस से भी रिलेटेड हैं, आप चाहे जो कोई इंडस्ट्रियल चीज़ें भी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। जहाँ तक डिफेंस की बात होती है, बिल्कुल इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ जाना की सोच रहा है। आप देखेंगे पिछले 3 साल में हर साल एक लिस्ट जरूर निकली है, वो लोग 101 या 108 की लिस्ट निकालते हैं, जो चीज़ें अब इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, बस जो है लोकली इंडिया से ही लेगा। अब इसमें ये तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि धीरे धीरे हम अपनी निर्भरता इंपोर्ट्स की घटाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से भी नहीं घट सकती, लेकिन उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अभी की बना हुआ है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी जैसे रशिया यूक्रेन के बाद एक एक रियलाइजेशन तो जरूर आया है कि हम एक, और ये सार्वजनिक तौर पे भी इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम एक निर्भरता को हटाने के लिए दूसरी निर्भरता नहीं ला सकते। तो यदि आप रशिया से हट रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से बिल्कुल वेस्ट की तरफ भी नहीं जा सकते, जबकि इंडिया वो कर रहा है। आपको एक खुद भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है, और डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। तो आप देख लें 2+2 यूएस का भी हुआ था, या अभी की जॉइंट स्टेटमेंट, आपको कई चीजें सिमिलर लगेंगी। और वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ये सब चीजें अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इसराइल हो। और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में, ये शब्द कई, और ये दर्जा कई कई नेशंस के साथ किया है। अच्छा कृति साहब, ये बताइएगा जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो है एनर्जी का। और जिस तरह इंडिया ने इंटरनेशनल जिसे आप कह लें कि सोलर अलायंस में काम किया, और अभी ये बात हुई कि जी हमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के ऊपर जो बात हुई, और कोलेशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, आप क्या समझती हैं ये जो रीन्यूएबल एनर्जी में क्या इंडिया के पास कितना कुछ स्पेस है, और कितनी की ज़रूरत है इंडिया को जिसे कहते हैं ना रीन्यूएबल एनर्जी में जाने में, लेके जाने में? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया यूके सस्टेनेबल फाइनेंस फोरम के ऊपर भी डिस्कस हुआ है, और क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भी आए हैं, बल्कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आप कैसे देखती हैं इस फील्ड में इंडिया जो है वो यूके से क्या ले सकता है? क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कहना ये है कि इंडिया इज़ एट रिसीविंग एंड, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है। और इसमें यूके क्या कर सकता है और इसने क्या किया है, आप इसमें कुछ जानती हैं कि एनर्जी नीड्स के हवाले से? क्योंकि एक तो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है एनर्जी का, एक ज़ाहिर बात है एक नॉन ट्रेडिशनल था कि भाई आइंदा हमने जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे जाना है। तो उसमें आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड कैसे मदद कर पाएगा, और इंडिया की कितनी की कैपेसिटी है और कितनी की नीड्स हैं, अगर आप इसमें कोई थोड़ा अभी हमें तो मैं वैसे एनर्जी एक्सपर्ट नहीं हूँ और उतने मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक आप एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी नीड्स की आप इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है इंडिया के लिए, वो ये है कि इंडिया अभी नेट इम्पोर्टर है एनर्जी नीड्स के लिए। वो ज़्यादातर ऑयल पे ही अपना रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, और वो इम्पोर्ट जो है वो बहुत बड़ा एक हिस्सा बन जाता है हमारे एक्सपेंसेस का, और वो हमें कम करना है। क्योंकि आप अभी देख लें, जब ब्रेंट जब इतना हाई है तो उसका सीधा हम पे असर पड़ता है, जैसे कई लोगों पे पड़ता है। और ये एनर्जी एनर्जी इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट मुद्दा हर राष्ट्र के लिए होता है। तो उसमें मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसका भी आपने मेंशन देखा होगा जॉइंट स्टेटमेंट में कि उस पर भी वो लोग साथ में काम करें ना। न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया को हेल्प चाहिए बाकी नेशंस की, और वो पहले से उसमें एक थोड़ा हिचकिचाहट भी रही है वेस्टर्न नेशंस की देने के लिए उस टेक को। और उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर टेक में इंडिया के लिए है। बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का जो है जहाँ पे भी एलिमेंट होगा वो इंडिया के लिए होता है। बाकी तो रिन्यूएबल एनर्जी में आप देख रहे हैं, जैसे बोरिस जॉनसन ने भी कहा था कि इतना इंडिया में तो इतना सूरज आता है, आप इतना सोलर पावर को अगर आप टैप कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें जैसे अब कई इश्यूज होते हैं, बाकी आपके व्यूअर्स जो ज़्यादा जानते होंगे वो जानते हैं, जैसे कि सोलर बैटरीज हो गई, उनमें उनका इशू होता है। आप कैसे आप रिचार्जिंग करें, वो उसका इशू होता है। तो उन सब तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज पे
मेरे मेरे ध्यान में वेस्टर्न कंट्रीज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हेल्प कर सकती है इंडिया की। बाकी मुझे ये भी लगता है कि इंडिया इन सब मुद्दों पे, क्लाइमेट के मुद्दों पे इसलिए भी ज़्यादा बातचीतें करता है क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल ही साफ रास्ता है लीडरशिप लेने का। तभी वो हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बात हो गई, ये आईटीईआर जो बिल्ड कर रहे हैं आर्टिफिशियल सन, उसकी बात हो गई जिसमें काफ़ी वेस्टर्न नेशन साथ में है, सोलर अलायंस की बात हो गई। ये सब एक इंडिया को स्पेस भी देते हैं लीडरशिप लेने का। क्योंकि अब आप ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहे थे, आजकल तो इतनी ग्रीन वॉशिंग होती है, हर चीज़ को आप ग्रीन बोल के आप उस पे हर चीज़ को आप ग्रीन प्रोजेक्ट बोल देते हैं। तो ये भी एक रूल्स ऑफ द गेम्स एस्टैब्लिश करना। अभी इंडिया में रिकॉर्ड ग्रीन बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, लेकिन उन ग्रीन बॉन्ड्स की क्या वो असली में ग्रीन है, उनकी फंडिंग लाना, फॉरेन फंडिंग लाना, सिर्फ इंडिया से नहीं लाना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहर से फंडिंग लाना। और जब सारी कंट्रीज अभी जैसे कोविड की भी जब बात कर रही थी, तो हर कोई, एक आपने सुना होगा कि ग्रीन बिल्ड बैक ग्रीन की बात कर रहे होंगे कि कैसे जब हम लोग अब रिकवरी को, क्योंकि जब भी आप रिकवर करते हैं आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करनी होती है, कि हम जो रिकवरी करें वो सारी रिकवरी और जो स्पेंडिंग हो वो ग्रीन तरीके से हो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो भी बेहतर रहे। और इन सब वेस्टर्न नेशंस की अपनी कमिटमेंट्स हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, जिसमें इंटरेस्टिंगली इंडिया अपनी मीट कर रहा है, बाकी कई नेशंस हैं जो नहीं मीट कर रहे। तो मुझे लगता है कई कई एरियाज हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन ज़्यादा बेहतर शब्द रहेगा, ना कि मदद, जहाँ पे ये सब कंट्री साथ में अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो लेके कोलैबोरेट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो ख़ास तौर पे ये जो ट्रेड डील्स में ये सारी बातें हुई कि एक बहुत बड़ा जो इंडियन डायस्पोरा है वो यूके में रहता है या यूएस में रहता है। तो आप खुद क्योंकि इधर बाहर रहती हैं, यूएस में रहती हैं, तो आप क्या समझती हैं ये सारा डायस्पोरा, तो ये पढ़े-लिखे लोग अगर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो ये आप क्या समझती हैं इंडिया को कितना को बड़ा नुकसान होता है? या क्या आप समझती हैं कि इंडिया के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी कुछ स्पेस होगी कि इन तमाम लोगों को वेलकम दोबारा कर सके, इतना जो है वो चीज़ें हो जाएँगी। तो आप क्या समझते हैं जितने इंडिया के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितना हम देख रहे हैं, मैं तो देख रहा था बल्कि इंडिया यूके जो है वो साइबर स्टेटमेंट भी इसी अप्रैल में जो है वो जारी की गई है, मतलब बड़े पैमाने पे काम हो रहा है इंडिया के अंदर। तो क्या इंडिया अपने तमाम लोगों को वापस बुला पाएगा? इतनी लुक्रेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया में अभी हैं? या क्या आप समझती हैं कि अभी थोड़े समय और काम करना पड़ेगा फॉर मेकिंग इंडिया रियली अ प्लेस वेयर ऑल दोज़ हू हैव लेफ्ट फॉर ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर दे कैन कम बैक? क्योंकि इस पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन इंडिया से हो गया है। हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया से मैं रियली वांटेड टू नो। बिल्कुल, देखिए ब्रेन ड्रेन एक बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए। और आपने देखा होगा एचएनआईज जो हैं, जिन्हें हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो भी काफ़ी लीव कर रहे हैं। पहली बात तो देखिए, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है रिकॉर्ड लेवल पे इंडिया में। और जैसे जैसे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, उन्हें भी लगता है कि हम बाहर जाएं, जो भी करना है करें। यहाँ पे जो, यदि आप ट्रेड डील से बात करें, तो बिल्कुल जब भी कोई ट्रेड डील की बात होती है और जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा होता है, इंडिया हमेशा एटलीस्ट सार्वजनिक तौर पे ज़रूर कहता है कि हम ज़्यादा वीज़ाज़ और मूवमेंट, फ्रीयर मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें एक अंदर एक यही अंडरस्टैंडिंग रहती है कि आप जैसे यूएस में H1Bs की बात करें या यूके में, तो यूके तो खैर अभी ब्रेक्सिट के बाद काफ़ी खुल भी गया है बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से इंडिया को इसके बारे में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली H1B वगैरह हमें कहाँ ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है। वो ये है कि, और मुझे यूके का तो उतना नहीं पता, तो मैं आपको एक यूएस पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं कि जैसे आप यूएस में देख लें, इतनी सारी आईटी कंपनीज हैं, और तो सबसे बड़ा H1B कौन देता है यूएस में? आप दंग रह जाएंगे, इंडियन कंपनी देती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम कंपनीज यहाँ पे हैं, उनके ऑपरेशंस हैं। तो मुझे लगता है एक उस तरीके से ये इंडिया को भी बेनिफिट करता है, इसीलिए शायद वो बातें करते होंगे कि आपका जो जो कि पूरा का पूरा, जैसे यूके में भी जो पूरा सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसमें कितनी सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियन कंपनीज है। तो वो जो, जिससे हम सर्विसेज ट्रेड की बात करते हैं, बायलैटरल फ्लोज की बात करते हैं, उसमें इंडिया को ये ज़रूर हेल्प करता है। दूसरी बात, जो सॉफ्ट पावर की बात होती है,
आप कुछ भी कह लें इंडियन डायस्पोरा का, और जैसे इंडियन डायस्पोरा का यूएस में है वैसा कुछ जगहों पे पाकिस्तानियों का यूके में है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे जब डायस्पोरा बढ़ता है तो उस बस उनकी बातें नहीं बट उस कंट्री से जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी भी बातें जो हैं वो ज़्यादा बड़े सिरे से आती हैं। आप देख लीजिए यूएस में जैसे न्यू जर्सी हो गया, यूके में ब्रैम्पटन वगैरह हो गया, तो ऐसी जगहों पे एक डायस्पोरा का सॉफ्ट पावर तो जरूर होता है। तो वो ही कुछ मुद्दे हैं जिससे ब्रेन ड्रेन बिल्कुल एक वाकई एक इशू है, लेकिन उसका एक रिवर्स साइड ये भी है कि वो आपके सर्विसेज ट्रेड को हेल्प करता है और आपके सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। हुँ। चलें, ये तो ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, लेकिन मैं एक आखिरी फाइनल आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि वो जो इंडिया यूएस की 2+2 हुई, अभी ये यूके वालों के साथ हुई, तो आप क्या समझती हैं कि इंडिया की बिज़नेस डायरेक्शन आप ठीक समत में जा रही है? या इंडिया के जो इकोनॉमिक टाइज़ इंग्लैंड के साथ या अमेरिका के साथ ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? सिमिलरली जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली आए और मैं देख रहा हूँ बड़े पैमाने पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं देख रहा था आईएमएफ कह रहा है कि 8.2% में इंडिया ग्रो करेगा। तो आप कैसे देखती हैं इंडिया को फोरकास्ट कैसे करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और जो इतना जितना इंडिया को ग्लोबल एक्सपोज़र मिल रहा है कि बड़े ग्रेट पार्ट्स के साथ एक जिसे कहते हैं ना हर मुल्क इंडिया को वेलकम कर रहा है। तो ये आप वेयर डू यू सी इंडिया इज़ मूविंग? क्या जो वाक़ई अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, अभी भी इंडिया में बड़े सारे मसाइल हैं। तो जिस पेस से इंडिया जा रहा है, where do you find the where India is heading? Is that a right direction or do you think that still there is a lot more to do? नहीं, वो तो देखिए हम लोग तो जो पॉलिसी वगैरह स्पेस में होते हैं हम तो हमेशा ही कहेंगे कि हाँ और बहुत कुछ करने को है, लेकिन डायरेक्शन मेरे हिसाब से बहुत सही है और बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है इंडिया के लिए। कि आप देखें पहले इंडिया अभी 10 साल तक इंडिया ने कोई एफटीए नहीं साइन किया, और 2019 में ही बात की जा रही थी जब आरसेप, खैर आरसेप में ना जाने के अलग मसले थे, लेकिन आरसेप में ना जाना इंडिया का और फिर साथ में ये भी कहना कि देखो हम रीनेगोशिएट करते हैं जो हमारे सीपा मतलब जो एफटीएज हैं हमारे एशियन जापान और साउथ कोरिया के साथ। तो अभी इंडिया के पास 11 देशों के साथ एफटीए हैं और नॉट इंक्लूडिंग अभी जो यूएई के साथ साइन किया गया है। और तो एक लग रहा था मुझ जैसे लोगों को कि इंडिया बहुत बंद होता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई है कोविड के दौरान, जो आप आंकड़े देखें, जैसे हम लोग तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेफिसिट्स ट्रैक करते रहते हैं, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े हैं और डेफिसिट जो है वो भी कम होता जा रहा है और इम्पोर्ट्स भी थोड़े बहुत अब बढ़ने लगे। वो तो हमेशा ही इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट करता था, लेकिन जो इम्पोर्ट्स, दो सिग्नल्स इन आंकड़ों से निकले। एक कि जब आपके इम्पोर्ट्स फिर से बढ़ने लगे तो आपको लगा कि कोविड की रिकवरी हो रही है, अब रिकवरी के पाथ पे है, तो इसका मतलब और बूम में आप जाएंगे। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना, और आपने सुना भी होगा जब से कोविड शुरू हुआ, चाहे वो पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात हो गई, फिर स्टील, अभी मैंने कल ही देखा था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट में कि जहाँ सारे टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में सिर्फ इंडिया है जिसने बहुत बड़ी ग्रोथ स्टील में देखी, तो इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। वीट अभी इंडिया, आपने सुना होगा जब रशिया यूक्रेन के दौरान कर रहा है, और इंडिया भी इंडिया ने अभी कुछ जैसे बातचीतें की यूके से, यूएस से, मेडिकल डिवाइसेस जो बहुत बड़ी इशू है उसमें, एपीआईज में, इन सब में बातचीतें चल रही है। तो मेरे हिसाब से एक जो सेकंड सिग्नल आया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जो डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, जो जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो दूरी रहती है। तो उससे कुछ जो इंडिया की, अब हर इकोनॉमिस्ट आपको कहेगा कि डेफिसिट का कोई मतलब नहीं होता और कोई भी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी डेफिसिट के बुनियाद पर नहीं चलानी चाहिए, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं हर लीडर हर जगह डेफिसिट पे ही चलता है। तो जब इंडिया का डेफिसिट कम होने लगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, और फिर कई अच्छी चीज़ें इंडिया में जैसे हो रही हैं, जैसे पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, या फिर कुछ अलग तरीके का सपोर्ट, जैसे वोकल फॉर लोकल, अभी एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक
प्रोडक्ट या मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीज़ों से काफ़ी सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि अब इंडिया के अंदर एक विश्वास आ गया है कि अब अगर हम खुलेंगे तो हमें हमें हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अभी हमें इनपुट्स लोअर कॉस्ट पे मिलेंगे अगर टैरिफ्स डाउन हो जाएँगे, हम मार्केट एक्सेस देंगे। पहले आप ये सोच भी नहीं सकते कि थे कि इंडिया मेडिकल डिवाइसेज़ वगैरह, डेयरी जैसे इश्यू पे बात करेगा। अब इंडिया बिल्कुल बात कर रहा है, एफटीए साइन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर एक विश्वास आ गया है कि अब हम लोग रिकवरी के पाथ पे हैं, ग्रोथ के पाथ पे हैं, और जितना हम खुलेंगे वो हमारे बेहतरी में होगा। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिग्नल है कि हमें ये तो हर कोई आपको बताएगा, हर इकोनॉमिस्ट, हर कोई, कि ट्रेड एनालिस्ट, की जितना आपकी इकोनॉमी खुली होगी उतना आपको जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, कई जगहें हैं जहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा, जैसे आपका प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी या सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो वही आप देखेंगे जैसे डिफेंस में हो रहा है कि कुछ चीज़ें अभी सिर्फ लोकली हो रही, उन्हें इम्पोर्ट नहीं करे। तो आई थिंक वो एक बैलेंस बनाते हुए इंडिया चल रहा है। लेकिन मुझे निजी तौर पे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इंडिया अब डर नहीं रहा और इंडिया एक खुले तौर पे एफटीएज परस्यू कर रहा है। जैसे मैंने कहा 11 तो साइन कर चुका था इंडिया, और अब जो है इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया, और 8 और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के एफटीएज अभी तक मॉरिशस, जापान, साउथ कोरिया, एशियन अपने रीजन में रहे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जब साइन होगा, अभी इंटरिम साइन हुआ है जिसे हम कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट डील्स, तो उसमें कुछ चीज़ों में आपको लोअर टैरिफ मिलते हैं, जीरो टैरिफ मिलते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इट्स द पहली डेवलप्ड कंट्री है। या फिर यूएई का कितना इंपॉर्टेंट है, यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और यूएई के बाद तो आपको पूरा गल्फ फिर मिल जाता है, उसके वो मार्केट आपको ओपन हो जाती है। और बाय द वे ये यूएई के लिए सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक डेवलपमेंट्स हैं। चलिए, आपसे हमें हिंदी सीखने को भी मिलती है और इकोनॉमी सीखने को भी मिलती है। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच कृति साहिबा। आप क्योंकि बड़े क्लोज़ली वॉच करती हैं इंडिया के जो कमर्शियल टाइज़ हैं या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको, और जिस तरह जिसे कहते हैं ना कि इंडिया एक ग्लोबल होराइज़न में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उसको हम पाकिस्तान में बैठ के कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे याद है मुझे कि हमारे जो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे असद उमर साहब, वो पाकिस्तान में जाके तो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जब वो वाशिंगटन में आते हैं, तो वहाँ आके बात करते थे, जनाब कि देखिए हमारे पास 2 बड़े नेबर हैं, एक चाइना है और इंडिया, दोनों तरक्की कर रहे हैं और हमारे पास बड़ा कुछ करने को। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया, पाकिस्तान इज़ आल्सो वाचिंग वेरी क्लोज़ली, एंड लेट्स सी कि इंडिया के अंदर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है और क्या हो सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर योर टाइम फॉर माय शो। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कमल जी, हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। थैंक धन्यवाद। थैंक यू।